हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पर। आज हमारी इंग्लिश की जीरो टू हीरो सीरीज की 32nd यानी कि 32वीं क्लास चालू हो गई है। और इस 32वीं क्लास में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर का हो सकता है, और ऐसी कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न ना आते हों, उस टॉपिक को हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है नरेशन। अब नरेशन हम शुरू करें उससे पहले मैं आप सबको याद दिला दूं कि हम लोग इंग्लिश की जीरो टू हीरो सीरीज चालू कर चुके हैं, जो आपकी सीईटी, एलडीसी, रीट, एमजीजीएस और एसवीएमएस, इन सभी एग्जाम्स के अलावा जितनी भी कंपटीशन एग्जाम जहां पे इंग्लिश आती है, उन सब के लिए बहुत ही असरकारी साबित होगी। इस सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए आप। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको हमारी इस क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक नरेशन। होता क्या है, किस काम आता है, डायरेक्ट किस चीज़ को बोलते हैं, इनडायरेक्ट किस चीज़ को बोलते हैं, इन सभी बेसिक टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे। और अगर इनसे ज़्यादा एडवांस लेवल चाहिए तो कल हमारी क्लास एडवांस लेवल की आ जाएगी। तो चलिए साथियों, शुरुआत कर रहे हैं। देखो, हमारी जो इंग्लिश की जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, उसमें आज क्लास है 32nd यानी कि 32वीं क्लास है हमारी। और इस 32वीं क्लास में हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग इसके जो थ्योरी हैं वो क्वेश्चन आंसर करेंगे और थ्योरी भी करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को ये जानना होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच हम किसको बोल रहे हैं और इनडायरेक्ट स्पीच हम किसको बोल रहे हैं। देखिए साथियों, डायरेक्ट स्पीच से मतलब हमारा ये होता है कि मैंने जो बात आपको बोली डायरेक्ट, यानी कि वो जो मैंने शब्द बोले हैं उनको हूबहू उसी प्रकार से लिखा जाए, तो वो तो हो गए डायरेक्ट स्पीच। और अगर मैंने जो बात बोली है उसको किसी और शब्दों को चेंज करके उनमें बदलाव करके अगर किसी बात को बोला जाए, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। किस प्रकार से होता है? अगर मैंने बोला किसी बंदे को कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये एक लाइन हो गई, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब इसी बात को तुम किसी और से बोलोगे तो ये बोलोगे कि सर ने हमें कहा कि हमें पढ़ना चाहिए। तो देखो, सारे प्रोनाउन बदल गए, टेंस भी बदल गए, मतलब बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इस बदलाव को ही हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंजमेंट करना बोलते हैं, जिसके प्रश्न आपकी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये तो हुई हिंदी की बात। अब आते हैं इंग्लिश पर। तो साथियों, इंग्लिश में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मामला तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले लेकर आते हैं हम लोग डायरेक्ट को। डायरेक्ट स्पीच में आपके सामने जो वाक्य दिया हुआ होगा वो मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ आएगा। किस तरह से? एक वाक्य होगा, उसमें एक जगह पे इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ होगा और उस इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ और लिखा हुआ होगा। देखिए साथियों, वाक्य इस प्रकार से आएगा, यानी कि एक तो इन्वर्टेड कोमा से बाहर का हिस्सा और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर का हिस्सा, दो भागों में बट गया आपका डायरेक्ट स्पीच। तो इस डायरेक्ट स्पीच जब ये आपके सामने दो भागों में बट गया, तो इसको बोलते क्या हैं? तो आपके सामने क्या लिखा हुआ आ रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब, आपके जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला मुख्य वाक्य होता है, इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इधर देख लो, रिपोर्टिंग वर्ब आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब आरवी। और दूसरा है आपका रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि आरएस। ये है आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का मूल कथन, यानी कि वो मेन हिस्सा जो आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, वो हम बोलते हैं उसको रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। साथियों, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब हम जब बदलाव करेंगे उस टाइम पे हम लोग ये नहीं बोलेंगे इन्वर्टेड कोमा के बाहर का हिस्सा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का हिस्सा, बल्कि हम लोग इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजमेंट होंगे, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या चेंजमेंट होंगे,
इसीलिए इनको समझना जरूरी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंग्लिश ग्रामर का। आपको अगर कंपटीशन एग्जाम्स में बैठना है और इंग्लिश क्रैक करनी है तो सबसे जरूरी जो टॉपिक आएगा, क्योंकि सारी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने वाला एकमात्र ऐसा टॉपिक जो सब एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन। देखो फिर से देखिए, डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग हैं? 2 भाग। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड, ही सेड यानी कि उसने कहा, आई वॉज गोइंग देयर, कि मैं वहां जा रहा था। ही सेड आई वॉज गोइंग देयर। बात समझ में आ रही है? इस तरह का आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य मिलेगा। उसमें हमको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ढूंढना है। देखो साथियों, ये जो कॉमा और ये जो है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा बोला जाता है, इन्वर्टेड कॉमा। तो इस इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का हिस्सा, कहाँ का? इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का हिस्सा आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, और इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने का जो मेन उद्देश्य होता है हमारा, वो होता है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। अब डायरेक्ट स्पीच आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको हमें बदलते हैं हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम लोग मुख्यतः 3 बदलाव करते हैं। 3 मुख्य परिवर्तन है जो हम कर देते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाता है और वहां पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता है। आपको अगर कोई बोले कि सर पहचान कैसे करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, तो सिर्फ एक बेसिक सा अंतर है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए मिल जाएं तो इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच है, और इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए ना मिले तो इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा समझ में आ गए? तो ये अगर हैं तो इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच, और अगर ये नहीं है तो इनडायरेक्ट स्पीच। अब इस डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है, इसके आपके सामने 3 नियम हैं, और 3 नियम बेटा आपको बेटे के नियम से ही समझ में आएंगे। बोलो सर बेटे के नियम से मतलब? बेटे के नियम से मतलब SON के नियम से। SON का नियम कौन सा है? तो ये यहाँ पे आपके सामने एक सुपर ट्रिक द SON फॉर्मूला लिखी हुई है, यानी कि आपको यहाँ पे बदलाव कौन कौन से करने हैं उसका मुख्य जो मुख्य जो नियम है वो लिखा हुआ है। आपके सामने बदलाव होंगे जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा। तो एक बदलाव तो ये होगा कि आपके जो प्रोनाउन हैं वो बदल जाएंगे। दूसरा बदलाव ये होगा कि आपका टेंस बदल सकता है, और कुछ शब्द भी आपके बदलेंगे। तो अब इन तीनों बदलावों में से सबसे पहला बदलाव जो हम लोग प्रोनाउन का कर रहे हैं, उस प्रोनाउन के बदलाव को हम लोग सन बटे 123 वाले नियम से कर सकते हैं। कौन सा? सन बटे 100। प्रोनाउन बदलने का अचूक नियम है ये। सन में सन की क्या फुल फॉर्म बनी? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं आई और वी, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा हो गया? ही। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है फर्स्ट पर्सन। दूसरा है सेकंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। साथियों यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ऑब्जेक्ट आता है, और उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग किसका प्रयोग करते हैं?
सेकंड पर्सन जो सेंटेंस, सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन आते हैं अपने डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में, उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन आते हैं वो सारे नो चेंज होते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता। बात आ रही है आपके समझ में? सबसे पहली बात तो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये क्लियर हो गया। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच। इनके बाद में आपको ये क्लियर करना है कि डायरेक्ट स्पीच दिखता कैसा है। तो इन्वर्टेड कोमा लगे हुए होंगे, एक बाहर की तरफ सेंटेंस होगा और एक अंदर की तरफ सेंटेंस होगा, इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोल देते हैं। इस डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में जब हम बदलाव करते हैं और उन बदलावों के कारण इन्वर्टेड कोमा हट जाता है तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और इस डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम लोग मुख्यतः 2-3 बदलाव करते हैं। पहला बदलाव प्रोनाउन का, दूसरा बदलाव टेंस का और तीसरा कुछ शब्दों का भी बदलाव होता है। तो सबसे पहले प्रोनाउन के बदलाव के बारे में हमने पढ़ा। तो प्रोनाउन को हम लोग बदलते हैं सन बटे 123 वाले नियम से, और वो है हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, और थर्ड पर्सन यानी कि ही सी इट दे, इनका कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। ये बात आपकी समझ में आ गई क्या? पहली स्लाइड इतना छोटा कम लिख के लाते हैं, लेकिन उसको समझाना भी तो होता है। अब आगे आपके सामने आता है टेंस का परिवर्तन। मैंने अभी बताया था डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए पहला काम तो है प्रोनाउन बदलेंगे और दूसरा काम है टेंस। टेंस को किस तरह से बदलेंगे तो उसके बारे में यहां पर है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड यानी कि पास्ट टेंस में हो तब ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नियमानुसार बदलना है। क्या है इंपॉर्टेंट बात? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही निकल के आ रही है। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया चलो सर, नहीं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड आपके पास्ट टेंस में हो, सैड हो, तो उस कंडीशन में ही हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं। और वो टेंस किस तरह से बदलते हैं तो ये तो बहुत आसान है जानना। कैसे आसान है? प्रेजेंट को पास्ट में बदल देना है। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, और मॉडल को हम लोग गुड में बदल देते हैं। सर कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपने मिस कर दी है। कौन सी चीज़ मिस कर दी है? कि सर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में नहीं बताया, आपने फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में भी नहीं बताया, और आप फ्यूचर टेंस को तो बिल्कुल ही भूल गए। तो इनका कोई चेंजमेंट नहीं होता है, इसलिए हमने भी नहीं बताया है। देखो, फ्यूचर टेंस तो विल के सेल के चक्कर में मॉडल के अंदर आ जाएगा। और जो आपके कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो चलिए साथियों, क्योंकि वो करंट चीज को दिखाते हैं ना। अच्छा, ये आपकी समझ में आ रहा है टेंस का मामला कि हम लोग अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड यानी कि पास्ट टेंस में होती है तभी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं, वरना नहीं बदलते। और किस प्रकार से परिवर्तन होता है तो आपका प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है सिवाय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। कैसे बदलता है सर? तो ऐसे बदलता है सर कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस दी हुई है तो वहां पर हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। एजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दी हुई है। अब यहाँ पे आईएनजी क्यों नहीं लिखा मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में एजेएमआर की जगह वाजवर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ये आपके सामने। और मॉडल विल कैन मे, ये आपके वुड कुड माइट,
जो आपकी पास्ट फॉर्म होती है उसमें बदल जाएंगे। बात आ गई समझ में? बताओ बताओ, बात आई क्या समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब आपके सामने टेंस का भी परिवर्तन हो गया, प्रोनाउन का भी परिवर्तन हो गया। और भी कोई बदलाव हो तो सर अभी बता दो, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे। तो साथियों, बदलाव तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अलग अलग टाइम पे। अब आती है आपके सामने बात इंटेरोगेटिव सेंटेंस से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कैसे? देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब आता है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में तो आएगा, जो भी बोल रहे हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच में ही बदलाव होते हैं सारे, और रिपोर्टेड स्पीच के ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात हम लोग कर रहे हैं। सेड या सेड टू को हम लोग हमेशा आस्क्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किस तरह से करते हैं वो देख लो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अभी हम थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपके सामने आज तो हम बेसिक बता रहे हैं, कल की क्लास में एडवांस लेवल पे ले जाएंगे इस चीज को। दूसरा है होता है दैट नहीं आता। देखो आप सभी के सामने यहाँ पे क्या चल रहा है। पहला परिवर्तन कि आपको प्रोनाउन बदलने हैं, दूसरा परिवर्तन टेंस बदलने हैं, तीसरा परिवर्तन कुछ शब्द मैं आपको बताऊंगा उनको किस प्रकार से बदलना है। और साथ में जो रिपोर्ट इस इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाते हैं ना, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कनेक्टिव या कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में दैट नहीं आता है। कैसे? देखो, कंजक्शन यहां पर कौन सा आता है? हेल्पिंग वर्ब को ही कंजक्शन लगाना है, इफ या वेदर को लगाना है। अगर हेल्पिंग वर्ब वाला कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा हो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हो, आपको पता है ना, एच वी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, वो वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, तब तो हम लोग इफ या वेदर को लगाएंगे किसकी जगह पे? दैट की जगह पे। और डब्ल्यू एच वर्ड, यानी कि अगर डब्ल्यू एच वर्ड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वही डब्ल्यू एच वर्ड खुद ही कंजक्शन बन जाएगा। इन सब को किस तरह से बदलते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी नियम देख लेते हैं एक बार। देखो, कुछ जगह पर टेंस चेंज नहीं होता है, इसके भी अपवाद हैं आप सबके सामने, तो उनको भी देख लेते हैं सर। भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। यदि वाक्य में क्या हो? यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य हो, यदि हैबिचुअल फैक्ट्स यानी कि नियमित आदत दर्शाने वाले वाक्य हों, यदि प्रोवर्ब्स या आइडम्स यानी कि कहावतें व मुहावरे हों, तो यहाँ पर पास्ट टेंस होने के बाद भी, यानी कि सैड होने के बाद भी, हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन का एग्जाम्पल क्या है? ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही सेड दैट, ध्यान दो, देखो क्या क्या आया, दैट तो आ गया। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये आइडम, ये कहावत और मुहावरों में से एक वाक्य है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होने के बावजूद भी इसमें हम लोगों ने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है, और यहाँ पे भले ही हमारे पास पास्ट टेंस है, ये यहाँ पे थोड़ा सा हमको एक्सेप्शन ध्यान रखने की जरूरत है। साथियों, हम लोग स्पीड से क्यों चल रहे हैं? कैसा आपको लग रहा है कि ये स्पीड में चल रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारी आगे एडवांस लेवल की चीज़ें भी देखनी है। अभी तो वो बेसिक चाहिए क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर 10वीं 12वीं वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज तो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। मैं तो बस उसे याद दिला रहा हूँ और थोड़ा सा सही सुधार पे ला रहा हूँ। अब कल आप लोगों को आपके सामने बहुत ही एडवांस लेवल के ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये वाला भी होता है। अब चलो चलते हैं हम लोग PYQ की तरफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो RSM SSB के LDC के पैटर्न पर हैं। शी सेड टू मी, वेयर आर यू गोइंग? शी सेड टू मी, वेयर आर यू गोइंग? ये अभी आपको नहीं बनाना, ये तो मैं बता रहा हूं आपको। शी सेड टू मी। देखो साथियों, मैंने बताया था सबसे पहले क्या पहचान करनी है? रिपोर्टिंग
वर्ब, और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। कैसे हो गया सर? क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा से इधर वाला हिस्सा जो बाहर का है वो तो हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और अंदर का हिस्सा क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको हमें बदलना है, तो इसको बदलने के लिए क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अभी अभी हमने नियम पढ़ा था कि अगर WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया तो हमको उस WH वर्ड को ही कनेक्टिव या कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल कर लेना है। तो चलिए साथियों, और सैड टू को किस में बदलना था? आस्क्ड टू में। तो यहाँ पे क्या आया? सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। देखो आई आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ का क्या था? यू। अब कौन बताएगा मुझे कि यू की जगह आई कैसे हो गया? तो ये वो नियम लगा आपका सन/123। सन/123 यानी कि आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यानी कि आई यानी मैं, ये बदल गया आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, तो ये आपके ऑब्जेक्ट मी के हिसाब से बदल गया, और क्या बना? आई वाज गोइंग। टेंस भी बदला है, आर की जगह पे क्या हो गया? वाज वर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेड है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके सामने आ गया। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन साइंटिफिक फैक्ट है, और इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई करना तो अलग बात, चेंज भी नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है कि मैंने तुम्हें बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, अब तुम किसी और को बता रहे हो तो भी तो यही बोलोगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा ली। ऐसा थोड़ी ना ये बोलने लग जाओगे कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। नहीं होता ऐसा ना। तो जब ये नहीं होता, इसी वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल, इसका टेंस जो है वो भी चेंजमेंट नहीं करते। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बस कुछ परिवर्तन नहीं किया। क्यों? अब देखो यहाँ पे हमने सेड दैट रिवॉल्व्ड कर दिया, गलत। यहाँ पर भी टेंस चेंज। यहाँ पर क्या था? द टीचर आस्क्ड, ये गलत हो गया, तो ये आपका सही हो गया। अगला है सीटी के लिए। राम सेड टू श्याम आई कैन हेल्प यू टुडे। तो राम आ गया, राम का सेड टू का टोल्ड में बदल गया, श्याम भी आ गया, दैट से स्टार्ट कर दिया। अब बदलाव हो रहा है आई का। आई बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही। कैन बदलेगा कुड में, हमने पहले ही बदलाव कर लिया था। हेल्प हो गया। यू, ये किसके अकॉर्डिंग बदला? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हिम, टुडे की जगह दैट डे हो जाता है। ये आपको मैं बोल रहा था कि कुछ शब्द हैं जो बदलेंगे, उन कुछ शब्दों की सूची आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तगरिया पर। किस तरह से बदलाव होते हैं देखो, टुडे का दैट डे हो गया है। ये सारी चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएंगी। देखो आप सभी के सामने हमने बहुत ही शानदार तरीके से आज नरेशन की शुरुआत कर दी है। द डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोगों ने देख लिया है। अब इस डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की फर्स्ट क्लास को देखने के बाद जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं और बहुत सारी जगहों पर मैं थोड़ा स्पीड में चलाऊं, तो उस चीज़ को मिटाने के लिए हम लोग कल आ रहे हैं क्लास लेके, क्योंकि एडवांस लेवल में मैं आपको सारी बारीकियां, छोटी छोटी चीज़ें जहां पर हम गलती करते हैं उससे लेकर, और वो बड़े नियम जो आपको परेशान करते हैं, उन सब को एक साथ लेकर कल हम जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फाइनल करेंगे उस क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जब हम फाइनल करेंगे तो उस क्लास में हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।